दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी का जो लेख परसों प्रकाशित हुआ था महाराष्ट्र चुनाव में, चुनाव धांधली को लेकर के, उसकी आग अभी थमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हैं, ट्रोल आर्मी पूरी उनकी लगी हुई है। और आज अगर आप अखबारों को देखें तो राहुल गांधी के उस लेख के खिलाफ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लेख लिखे गए। बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव आयोग का ही नहीं अपमान कर रहे हैं, राजनीतिक नेताओं का ही अपमान नहीं कर रहे हैं, माने चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनका, बल्कि वो मतदाताओं का भी अपमान कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल राहुल गांधी को लोगों के अपमान से, कभी देश के अपमान से, लेकिन कभी मोदी जी के अपमान से जुड़े हुए मुद्दों पर बात नहीं करते। राहुल गांधी का जो पहला सवाल था कि जो खिलाड़ी है वही अंपायर चुन रहा है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो रही है, बिना इस सवाल के जवाब दिए हुए केवल राहुल गांधी वो आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों से राहुल गांधी का जो सवाल है वो खत्म होने वाला नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे, क्या अमित शाह इसका जवाब देंगे? ये जवाब वहां से नहीं आ रहे, बल्कि छुटभइये जो नेता हैं वो लगाए गए हैं राहुल गांधी के पीछे। दूसरा, चुनाव आयोग ने जो कल पत्र जारी किया था, राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया था कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो अनर्गल आरोप हैं, वो गलत हैं, और राहुल गांधी के इन शंकाओं का पहले ही जवाब दे दिया गया है। लेकिन चूंकि वो जो लेटर है जो एएनआई की तरफ से जारी हुआ था उसमें किसी का कोई हस्ताक्षर नहीं था, तो कैसे माना जाए कि ये चुनाव आयोग की तरफ से ही ये लेटर आया है या किस एजेंसी की तरफ से ये चुनाव आयोग ये लेटर जारी किया गया है, और वो एजेंसी चुनाव आयोग की तरफ से ये लेटर जारी कर रही है, या क्या खेल चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेटर कहीं और से लिखा गया हो और वो जारी करवा दिया गया हो यहां से, माने खिलाड़ी ने ही अंपायर को दे दिया हो कि साहब ये आप लेटर दे दीजिए, लेकिन उसने लेटर ने भी चुनाव आयोग को बचाव करने में वो सक्षम साबित नहीं हुआ। और राहुल गांधी ने जो पलटवार किया था, राहुल गांधी ने पूछ लिया था कि आपकी जो विश्वसनीयता है क्या इस लेटर से आपकी वापस आ जाएगी? आपकी विश्वसनीयता तो तब वापस आएगी जब आप वो 5 बजे के बाद, शाम 5 बजे के बाद जो पंक्तियां लगी हुई थी उनके सीसीटीवी फुटेज आप दे दीजिए, और जो मतदाता सूची है वो डिजिटल सूची आप दे दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सच्चाई छुपाने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं हो सकती है। इसके बाद आनन फानन में यह कहा गया कि ये लेटर तो चुनाव आयोग का है ही नहीं, और आज आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से जो कहा है, एक बौखलाया हुआ चुनाव आयोग दिख रहा है, जिसने कहा है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं हम नहीं कोई उसका जवाब देंगे जब तक वो लिखित में हमारे पास कोई जवाब नहीं दे सकते। राहुल गांधी हमसे डेट लें, हम उनको समय देंगे, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के और हरियाणा चुनाव को लेकर के राहुल गांधी चुनाव आयोग से समय मांग चुके हैं। 3 महीने के बाद का समय देने की बात हुई थी और वो 3 महीने का बाद का समय अभी तक आया नहीं है। तो चुनाव आयोग जिस बात को कह रहा है कि राहुल गांधी हमको बिंदुवार लिखित में दें और उसके बाद हम उनको बुलाएंगे, वो हमसे सवाल कर रहे हैं और हम उनका जवाब देंगे। अरे भाई, जब 15 अखबारों में वो चीज़ आ गई है तो उसका आप बिंदुवार जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी आपको रिटर्न में दें या वो आपसे समय लें, उसके बाद ही आप इन सवालों का जवाब देंगे। तो इससे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि राहुल गांधी के आरोप ओपनली है, पूरे लोकवृत्त में हैं। लेकिन लोगों के बीच में जो शंकाएं पैदा हुई हैं, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि उन शंकाओं का समाधान करे। और अगर चुनाव आयोग को ये लगता है कि राहुल गांधी ने गलत आरोप लगाए हैं तो चुनाव आयोग को एक बहुत सख्त कदम उठा लेना चाहिए, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए, राहुल गांधी को कोर्ट तलब करे और उसके बाद
राहुल गांधी के जो आरोप हैं उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए कहा जाए, और राहुल गांधी अगर आरोप सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो राहुल गांधी को जेल भेज दिया जाए। लेकिन असलियत में ये सब नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत सिलसिलेवार ढंग से वो आरोप लगाए हैं कि कैसे 5 महीने के भीतर 40 लाख से ज़्यादा वोटर बढ़ते हैं, 5 साल में सिर्फ 37 लाख वोटर बढ़ते हैं, और कैसे शाम 5 बजे के बाद वोट परसेंटेज इतना बढ़ जाता है कि हर बूथ पर 12,000 बूथों पर करीब 600 वोटर बढ़ता है, वोट डालता है। ये करिश्मा कैसे हो रहा था, कौन सी मशीन लगी हुई थी, लोग कैसे उड़ उड़ करके क्या वोट कर रहे थे, जो उन्होंने शाम 7 बजे तक वोट डाल दिया, जबकि उनको अगर 1 मिनट भी एक व्यक्ति को लगता है तो 10 घंटे लगने चाहिए। राहुल गांधी के जो आरोप हैं बेहद बेहद संजीदा हैं, सिलसिलेवार हैं, स्पष्ट हैं, लेकिन चुनाव आयोग दरअसल उनका जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन राहुल गांधी ने ये जो खेल खेला है उसकी अगर आप टाइमिंग देखें तो टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी इसके जरिए ये कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में तो हो गया, लेकिन हम बिहार में नहीं होने देंगे। बिहार में तेजस्वी यादव ने आज एक और बम फोड़ा है। तेजस्वी यादव से जब ये सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के जो सवाल खड़े किए हैं चुनाव आयोग पर, उनके बारे में आपकी क्या राय है, तेजस्वी यादव ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हाँ, हमको भी ये आशंका है और इस तरह का कारनामा 2020 के चुनाव में भी हो चुका है बिहार में। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बिहार में हमारे बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे थे जिन्हें शाम को जीता हुआ घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर उनके रिजल्ट को मुलतवी कर दिया गया, और देर रात जब उनका नतीजा आया तो बीजेपी के लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया गया और उनके प्रत्याशियों को कहीं 50 वोट से, कहीं 500 वोट से, कहीं 200 वोट से हारा हुआ घोषित कर दिया। तो ये जो खेल हो रहा है, जो मशीनरी के जरिए, स्टेट मशीनरी के जरिए, प्रशासनिक मशीनरी के जरिए वो लोकतंत्र का अपहरण कर रहा है, इसलिए राहुल गांधी की ये चिंता वाजिब है और ये सिलसिला यहां रुकना नहीं है। तेजस्वी यादव ने बहुत मुखरता के साथ इस बात को रेखांकित कर दिया है। क्या चुनाव आयोग बिहार चुनाव के पहले अब वो जो वोटर लिस्ट है उसको डिजिटल फॉर्म में जारी करेगा? क्या शाम 5 बजे के बाद जो वोटिंग होगी उस वोटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग क्या वो सार्वजनिक पटल पर लेकर के आएगी? ये अब चुनाव आयोग पर दबाव बन गया है। तो राहुल गांधी ने जो लंबे समय से उनके पास ये फैक्ट थे, कोमाठी को लेकर के वो पहले भी कह चुके थे कि एक केस स्टडी है, आप देखी जा सकती है महाराष्ट्र के चुनाव में, और राहुल गांधी ने हल्के फुल्के अंदाज में पहले ही ये आरोप लगा दिए थे। लेकिन राहुल गांधी उन तथ्यों को अपने पास रखे रहे और इंतजार करते रहे कि कब वो सही वक्त आए, और ये सही वक्त तब उन्होंने चुना जब बिहार का चुनाव अब नजदीक है। इसके बाद बंगाल का चुनाव है, और बंगाल में ममता बनर्जी की तरफ से जो खबर आई थी, उनके एक नेता ने कहा कि बंगाल में चूंकि ममता बनर्जी अलर्ट थी, पिछली बार इसी तरह का घपला होने की आशंका थी और वो हमने नेस्तनाबूद कर दी। ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट को चेक किया और जो खेल करने की कोशिश हो रही थी वो उस खेल का पर्दाफाश ही नहीं किया, बल्कि उसको धराशाही कर दिया। तो बंगाल में करने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि वहां स्टेट मशीनरी बीजेपी के पास नहीं है। इसके बाद 2027 के इलेक्शन, उत्तर प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण सूबा है देश का, वहां पर चूंकि स्टेट मशीनरी बीजेपी के पास है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, ऑब्वियस है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपनी मशीनरी को चला रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी खेल हो सकता है। जैसे लोकसभा चुनाव में 5-6 सीटों पर बड़े आरोप लगे, चाहे मेरठ की सीट हो, बांसगांव की सीट हो, फर्रुखाबाद की सीट हो, ये ऐसी सीटें थीं जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत के कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन देर रात उसे हारा हुआ घोषित कर दिया गया। बांसगांव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो जो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में आरोप लगे थे कि यहाँ धांधली हुई है और जो नतीजा है उसको बदला गया है 6-7 सीटों पर, क्या 2027 में भी इसी तरह के खेल की तैयारी हो रही है? तो राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के पहले, और बिहार जिस चुनाव पर नरेंद्र मोदी की नजरें लगी हुई हैं और उनके लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, इससे साबित होता है कि जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, सऊदी अरब के यात्रा पर थे नरेंद्र मोदी, वहां से लौट करके जब वो आते हैं
बीच में अपनी यात्रा छोड़ करके, तो वो पहलगाम नहीं जाते हैं बल्कि दूसरे दिन चुनावी भाषण देने के लिए बिहार पहुंचते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ लोगों का दर्द है, एक तरफ हमला है, जहां 26 लोगों की हत्या हुई थी। नरेंद्र मोदी वहां नहीं जाते हैं, बस एक ट्वीट भर करते हैं, लेकिन अट्टहास करते हुए नीतीश कुमार के साथ वो बिहार में चुनाव की एक तरह से रैली संबोधित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो वहां पर अपनी उपलब्धियों का गुणगान करते हैं, बिहार में अपनी नई पेशबंदी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो पहलगाम में जो घटना हुई थी उसका जिक्र नहीं करते। हाँ, वैश्विक रूप से उसका इस्तेमाल जरूर करते उस मंच का, कि दुनिया को बताने के लिए कि अब हम छोड़ेंगे नहीं। तो पहलगाम में जो पहलगाम के बाद जो स्ट्राइक हुई पाकिस्तान पर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका फायदा उठा करके बिहार चुनाव को नरेंद्र मोदी जीतना चाहते थे, लेकिन पहले ही गाड़ी पंचर कर दी राहुल गांधी ने कि बिहार चुनाव में जो भुनाना चाहते थे नरेंद्र मोदी, और चुनाव आयोग के जरिए जो खेल संभावित दिखाई पड़ रहा था, नतीजा आता बीजेपी के पक्ष में और ये बताया जाता कि नहीं साहब, ये तो राष्ट्रवाद पर चुनाव हुआ और बिहार में बीजेपी चुनाव इसलिए जीती। अब चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके राहुल गांधी ने, और उसकी खामियां बता करके, बहुत स्पष्ट रूप से, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी ने गलत आरोप लगाए हैं तो राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो फिर राहुल गांधी के आरोपों का उसे जवाब देना चाहिए। अब चुनाव आयोग की बौखलाहट समझ में आ रही है और वो कह रहा है कि नहीं साहब, और अभी जो नए चुनाव आयुक्त हैं इनका तो ये पहला ही इलेक्शन होगा, इसके पहले राजीव कुमार रिटायर्ड हो चुके हैं। तो अब जो साहब आए हैं वो उन साहब की तरफ से यह रहा कि राहुल गांधी रिटर्न में हमको आरोप दें, और उसके बाद हम, अगर वो टाइम चाहेंगे तो टाइम भी हम उनको देंगे और उसके बाद हम जवाब उनको देंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने एक तीर से कई निशाने कर लिए हैं बिहार में। एक तरफ तो गठबंधन को भी इशारा कर दिया है कि आपको चुनाव आयोग की जो धांधली है उससे सतर्क रहना है, जो डिजिटल फॉर्म में आए या ना आए, लेकिन जो वोटर लिस्ट है उसको दुरुस्त रखना है, अपने कार्यकर्ताओं को दुरुस्त रखना है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है। ये चुनाव हमारे हाथ में है। तो नरेंद्र मोदी की पूरी योजना को और चुनाव आयोग की पूरे जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं उस योजना को पलीता लगा दिया है राहुल गांधी ने, और निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी बिहार के चुनाव में। और राहुल गांधी की ये जो दूरदर्शिता है उसको लोग बेहद प्रशंसा की नज़र से देख रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।